नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बिहार की बात। आज हम बात करेंगे यूजीसी के जो नए इक्विटी रूल्स हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहली नज़र में ये नियम की भाषा जो है वो साफ नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि नियमों को दोबारा ठीक से लिखा जाए, तब तक 2012 वाले पुराने नियम जो हैं वही लागू रहेंगे और अगली सुनवाई जो है वो 19 मार्च को होगी। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक संजीव कुमार, राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन जी और अनवर मुजीब साहब जो है रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले प्रियदर्शी सर आपके पास आना चाहूंगी मैं। सबसे पहले तो बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो अस्थायी रोक है या नियम को पूरी तरह से रद्द किया गया है? नहीं, अस्थायी रोक स्टे है, पूरी तरीके से रद्द नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवाइजरी टीम बनाइए, उसके तहत इस मामले को लेकर के आइए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर हम हस्तक्षेप नहीं करते तो ये समाज को बांटने वाला था, इसके गंभीर परिणाम होते। केंद्र को उन्होंने चेतावनी दी है, यूजीसी को चेतावनी दी है कि इस तरीके के मामले नहीं चलेंगे। तो पूरी तरीके से मैं कह रहा हूं कि यूजीसी जो नए नियमावली हैं वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, उसका भविष्य क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं होगा जैसा पहले पेश किया गया था। इसमें संशोधन होने के बाद ही, परिवर्तन होने के बाद ही अब नया यूजीसी कानून लागू होगा और तब तक जो पुराने कानून थे यूजीसी के, जो 2012 वाले जो पुराने गाइडलाइंस थे, वही लागू रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कई मोर्चों पर, कई मामलों में एक दखल अंदाजी दे करके भारत के समाज को बंटने से बचा लिया है। मैं तो ये मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने जो फूट डालो और राज करो, इंडियन वर्जन पेश किया गया था यूजीसी के द्वारा, ये इंडियन वर्जन है फूट डालो और राज करो का, उस पर कहीं ना कहीं स्टे लगा दिया था। तब कोई इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भारत का कोई जज नहीं होता था, इसीलिए उस समय फूट डालो और राज करो की तमाम नीतियां लागू हो जाती थी। अब नहीं लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बता दिया है कि इस तरीके की मानसिकता वाले लोग अगर इस देश में हैं और कानून नियम बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम अथॉरिटी है संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के अपने निर्णय को देने के लिए, उसने इस तरीके की बात की है। एक चीज जो यहां से तय हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट कहने की कोशिश कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए बहुत हद हो गया, इस स्तर से ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं। जाति जाति के नाम पर जिस तरीके से आप समाज में भेदभाव कर रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी भी एक सीमा है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह सीमा तय करने की कोशिश की है, लेकिन राजनेता, राजनीतिक दल या संसद उसको मानती नहीं है। हमने देखा था ना, आरक्षण के मुद्दे पर भी इंदिरा सहनी के मामले में क्रीमी लेयर और 50% के आरक्षण को तय कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके चीजों को फिर से राजनीतिक दलों ने, सत्ता ने, सरकार ने उसका उपाय ढूंढ लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ ये कुंठित मानसिकता के लोग जो कि भारत को जलाना चाहते हैं, इस तरीके की आग में झोंक देना चाहते हैं, वो लोग इस तरीके के कानून को बनवा रहे हैं, नियमों को बनवा रहे हैं। ये कानून नहीं था, ये नियम था, नियमों को बनवा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं देश की आत्मा आहत हो रही थी। अंग्रेजों ने क्या किया था, एक दंश तो हम लोग झेल रहे हैं। फूट डालो राज करो की नीति कहां से शुरू हुई थी? जातीय जनगणना से शुरू हुई थी। आज भी जातीय जनगणना का वो दंश भारत झेल रहा है, उसका विस्तार भारत को करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। आने वाले दिनों में गाहे बगाहे कभी न कभी आप लोग देखेंगे या देखते ही हैं कि किस तरीके से जातीय जनगणना की मांग इस देश में उठती रहती है। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही कहा है कि हम करवाएंगे जातीय जनगणना। ये उसका भी मॉडर्न वर्जन था, जिस तरीके से जो कोशिशें हो रही थी। तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक लगाम लगाने की कोशिश है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बचा लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को बचा लिया है, एनडीए के घटक दलों को बचा लिया है। जो लोग चुप्पी साधे हुए थे ना, बोलती बंद हो गया था राजनीतिक दलों का, क्या जवाब दें, हाँ में ना में, समर्थन करें विरोध करें, पता नहीं चल रहा था। इस तरीके का पेच फंसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने विस्फान कर लिया कि लाइए भाई हम स्टे लगा देते हैं, आप लोग भी बच जाएंगे, वरना ये देश इस तरीके की आग में चला जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह दिखाया है कि आखिरी उम्मीद क्यों कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बताया है। चंपई दोराजन का 1951 का एक केस है, जिसमें चंपई दोराजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि जाति आधारित नीतियां नहीं बनाई जा सकती हैं।
मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी विश्लेषण का विस्तार इस मामले में दिया है। जिस तरीके से यूजीसी के जो नए गाइडलाइंस थे उसमें जो 3C था उसको चुनौती दी गई थी और उसके आधार पर पूरे यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने भारत में एक मिसाल कायम किया है जो लंबे समय तक याद किया जाएगा। वरना याद तो ये भी किया जाता जिस तरीके से यूजीसी का जो नया कानून था, नया नियम था, अगर ये पूरी तरीके से लागू हो जाता, इसको अमली जामा पहना दिया जाता, तो यकीन मानिए एक भारत में दो भारत हो जाता। एक सवर्णों का भारत, एक एसटी, एसटी और ओबीसी का भारत। और वहां भी द्वंद्व था। ओबीसी, जिसको ओबीसी कह रहे हैं, कई राज्यों में कोई जाति ओबीसी है, कई राज्यों में वो जाति ओबीसी नहीं है। वहां भी एक बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली थी, बड़ी बहस छिड़ने वाली थी, बहुत बड़ा। एससी एसटी भी विरोध इस पर करते, वो भी सामने आते आगे आने वाले दिनों में। क्योंकि एससी एसटी को और ओबीसी को आप एक साथ कैसे रख सकते हैं भाई? दोनों की सामाजिक हैसियत एक ही है क्या? अगर सामाजिक हैसियत एक ही है तो फिर आरक्षण में दोनों को एक साथ क्यों नहीं रखा गया है? तमाम मामलों में एससी एसटी और ओबीसी को अलग अलग क्यों रखा गया है? अलग अलग पैमाना क्यों है, एक साथ क्यों नहीं है? तो यूजीसी के जो नए गाइडलाइन थे एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर रही थी, अमर्यादित परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर रही थी। और सबसे बड़ा सवाल केंद्र पर था, चुप क्यों थे जनाब आप? जो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया आप भी कर सकते थे, इसमें हस्तक्षेप कर सकते थे, इस मामले में दखल दे सकते थे। दखल दिया आपने? नहीं दिया दखल। क्यों नहीं दखल दिया? आप राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राजनीतिक लाभ नहीं इसका लिया जा सकता है और राजनीतिक नुकसान ही होगा। और राजनीतिक नुकसान होने लगा था, इसीलिए एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी समेत सभी चुप हो गए थे, चुप्पी साध बैठे थे। शुरुआती दिनों में तो कुछ नहीं बोल रहे थे, या फिर एक तरीके से खुशी ही थी कि ठीक है नया नियम आ गया। और नया नियम अगर खुशी नहीं थी तो उनकी इच्छा के विपरीत ये नया नियम आ कैसे जाता? नहीं आता। कहीं ना कहीं अंदर खाने आपकी सहमति थी। उस कमेटी में यूजीसी के नए गाइडलाइंस बने थे, उस कमेटी में कौन कौन लोग थे? सरकार की सहमति थी, तभी ये चीज हुआ। ऐसी स्थिति में जो टकराव होने वाला था उस पर भी कहीं ना कहीं, और एक चेतावनी भी है राजनीतिक दलों को आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। पूरी तरीके से समाज को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। जो यूजीसी का काम समाज को दिशा देना है, वो यूजीसी या वो विश्वविद्यालय समाज में दंड प्रक्रिया चलाएंगे, उसके लिए कोर्ट नहीं है क्या? आप आर्बिट्रेटरी कर सकते हैं, आप दंडात्मक कार्रवाई कैसे करने के अधिकृत हो गए भाई? ये सारी जो चीजें हैं कहीं न कहीं संविधान को चुनौती दे रहा था, संविधान के अनुच्छेद 14 को चुनौती दे रहा था, संविधान के अनुच्छेद 19 को चुनौती दे रहा था, संविधान के अनुच्छेद 29 को चुनौती दे रहा था, पूरे संविधान को भी एक तरीके से चुनौती दे रहा था और पूरे समाज को चुनौती दे रहा था। समाज क्षण भिन्न हो जाता। समाज जातियों में जो पहले से ही बटा हुआ है एक दूसरे के खिलाफ गुलबंद हो जाते। एक तरीके से जिस तरीके से नक्सलियों ने इस देश में किया था, ये तो नक्सलियों के मुहिम टाइप का कानून था। नक्सली भी ऐसा ही करने की कोशिश करते थे कि सवर्णों के खिलाफ हथियार उठाओ और बाकी सब लोग एक हो जाओ। प्रियदर्शी सर, मैं आपके पास आती हूँ फिर से। अनवर सर, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी, क्योंकि पुराने नियम जिस तरह से लागू थे, उसके बाद जो नया नियम आया, उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स जो है वो सड़कों पर आए, तो क्या असर आपको लगा कि पड़ रहा है या पड़ेगा? पहले तो आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। राजनीतिक दृष्टिकोण तो इसका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों का दृष्टिकोण अलग होता है, लेकिन एक सामाजिक दृष्टिकोण से और शिक्षण संस्थान के संचालन में निश्चित रूप से समस्याएं खड़ी हो जाती अगर इसको अभी सुप्रीम कोर्ट आज की तिथि में स्टे नहीं करता। क्योंकि होता यह है कि समाज के निश्चित रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग भी हैं, मैं राजनीतिक बात तो नहीं करूंगा, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से इस संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। आजादी के इतने सालों बाद 78-79 साल हो रहे हैं, निश्चित रूप से कमजोर वर्गों को अभी तक उनकी जो अपेक्षित स्थान उनका जो होता है वो उनको बिल्कुल नहीं मिल पाया है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनको स्थान देने के लिए
दूसरे के स्थान से रिप्लेस करके उनको स्थान देना, ये सरकार का कोई उचित कदम बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब जैसे कि हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के समय के अगर अनुच्छेदों को देखा जाए, तो उस गजट में आपको पता चलेगा, 1956 का गजट है, उसमें आप देखिएगा तो कहीं पर किसी जाति समूह की अलग से कोई चर्चा नहीं है। ना उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ना ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट का भी कोई जिक्र नहीं है। अब संविधान के अनुसार तो ऑलरेडी फैसिलिटेट किया जा चुका है तमाम कमजोर वर्गों को, तमाम अल्पसंख्यक वर्गों को, तमाम लोगों को संविधान ने स्वयं फैसिलिटेट किया है। तो निश्चित रूप से आज के डेट में ये नया विनियम जो आया और ये 2026 जनवरी में, तो निश्चित रूप से पूरे देश में एक हंगामा खड़ा हुआ। और हंगामा को हम राजनीतिक रूप से नहीं देख रहे हैं, सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल लगता है कि एक वर्ग जो शिक्षण संस्थान में अपने जेनेटिक रूप से और अपने मानसिक कुछ उसके जो तेज हैं, वो जो तेजस्वी वर्ग है, वो निश्चित रूप से पहुंच जाता है। और जो पिछड़ा वर्ग है या जो अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र हैं, इनको वहां तक पहुंचने में निश्चित रूप से दिक्कत होती है, क्योंकि वो दो नस्ल से अभी उस लायक बन नहीं पाए हैं। तो निश्चित रूप से सरकार ने उनको जो भी मदद करने की कोशिश की है, उसका कहीं पर कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन स्वर्ण वर्ग के, स्वर्ण जाति के लोगों का कहीं पर नाम और निशान भी नहीं रखा गया उस नियम में। आपको मैं समान अवसर केंद्र की स्थापना होगी, तमाम शिक्षण संस्थानों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर खुलेगा, और जो समिति होगी उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग होंगे, दिव्यांगजन होंगे, उसमें अनुसूचित जाति के होंगे, अनुसूचित जनजाति के होंगे, महिलाएं होंगी, और इस तरह से उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसमें कहीं पर इसका जिक्र नहीं है कि हाँ और किसी दूसरे वर्ग के प्रतिनिधित्व का भी जिक्र हो जाता तो कुछ तो संतोषप्रद और संतोषजनक बात होती। तो सामाजिक दृष्टिकोण से यहाँ पे एक बंटवारा है, और इसी बंटवारे के कारण पूरे देश में भाई जाति जनगणना तो बिहार में हो चुकी, पूरी तरह हो चुकी, लेकिन पूरे देश में इसी नाम पर एक हंगामा हुआ। और आज के इस फैसले को हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ा ही उचित कदम उठाया है कि इन्होंने स्टे किया है इसको, और इसको स्टे करने के बाद आगे की सुनवाई में अब वो क्या आदेश पारित करते हैं, क्या उनका वर्डिक्ट आता है, तो ये फिर देश को दुष्प्रभाव से बचा लेगा। और संजीव सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि सीजीआई ने कहा कि नियमों को पढ़कर अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। कोर्ट को लगा कि ऐसी स्थिति में नियमों का जो है वो गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए विशेषज्ञों की मदद से भाषा को सुधारने की बात कही गई। तो जब कोर्ट कहती है कि भाषा जो है वो अस्पष्ट है, तो असल में वो किस तरह की परेशानी देखती है? क्या सिर्फ भाषा साफ न होने की वजह से किसी नियम पर रोक लग सकती है? क्या इसमें खामियां, क्या आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, इसमें सीजीआई ने कमेटी की बात करी है और कहा कि कमेटी बना के इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, सही तरीके से रूल्स बनाएं। और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम इस सरकार के साथ रही है कि या तो इनमें योग्यता की कमी है, इनके सरकार में शामिल लोगों की, या बहुत ही जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए इस तरह के रूल्स बनाते हैं कि सोसाइटी में एक डिवीजन पैदा हो। और ये सरकार इस मामले में खासी बदनाम रही है। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन तो इस सरकार के कार्यकाल में आपने देखा ही है। सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मसला नहीं है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे मुसलमानों के साथ जिस ढंग से यहाँ पे व्यवहार हो रहा है, जिस ढंग से मुसलमानों पर लिंचिंग हो रही है, और जिस ढंग से कोर्ट से मतलब मर्डर के केस में लिंचिंग के केस वापस लेने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में, तो मैं समझता हूँ कि सरकार या यूजीसी का मसला नहीं है। ये जो सरकार में जो रूल करने वाले लोग हैं वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की जगह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाना चाहते हैं, और इसी कारण रूल में एम्बिग्युइटी पैदा करते हैं, रूल्स में ऐसे विरोधाभास पैदा कर देंगे कि जिससे कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाएगा।
एजुकेशन में और इंस्टीट्यूशंस में जितने भी डिस्क्रिमिनेशन की बात है, तो मैं एक आपको बात बताता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। ओबीसी के साथ कितनी सीमा तक है, सबके डिस्क्रिमिनेशन का एक प्रतिशत है। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इस देश के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दलितों के साथ है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाम रिपोर्ट्स आए हैं पीछे, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। अब उसके लिए तो पहले सरकार ने प्रावधान किए थे, अब उसमें बाद जो कुछ घटनाएं सामने आई, जैसे रोहित कोविल्ला का केस आया और तमाम और कुछ जगहों पे दलितों के उत्पीड़न के छात्रों के उत्पीड़न का मामला आया, तो एक तरह से एक प्रेशर था और सरकार ने एक रूल्स बनाया। रूल्स में मैं पॉलिटिकल एजेंडा भी देखता हूँ। तमिलनाडु जैसे स्टेट में एक इलेक्शन है और तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी आबादी नॉन ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर का है और जहाँ पे बैकवर्ड और लोअर कास्ट बहुत बड़ी आबादी है। तो ये सरकार का जो हर फैसला होता है उसके पीछे एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। तो उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ अपर कास्ट बहुत बड़ी प्रभावी नहीं है, चाहे केरल हो चाहे तमिलनाडु हो, वहाँ पे बैकवर्ड दलित और जो पीजेंट्री, जो मिडिल क्लास पीजेंट्री है वो प्रभावी है। तो मैं समझता हूँ कि टोटल रूल्स उसी हिसाब से, उनको भी पता है कि रूल्स लागू नहीं होगा। और देखिए इस रूल्स में जो आया था कि एक कमेटी बनेगी और डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे कंप्लेन होगा, कंप्लेन में एम्बिग्यूटी जानबूझ के रखी गई कि अगर कंप्लेन फॉल्स होगा तो फिर उसका रेमेडी क्या होगा, जो बंदा जिसके खिलाफ कंप्लेन किया होगा वो कहाँ जाएगा, कौन से रूल्स के तहत वो आगे जाके फॉल्स जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेंट जो फॉल्स कर रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ऐसे कई सारे प्रोविजंस नहीं थे। दूसरा, जेंडर बेस पे भी क्लियरिटी नहीं थी कि अगर देखिए अगर जितना एससी और एसटी और ओबीसी पीड़ित है इस देश में, वैसे ही महिलाओं को भी यूनिवर्सिटी में बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और यूनिवर्सिटी ही नहीं, देखिए एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रूल्स कानून आप तमाम चीजों को बना देते हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट करने वाले अथॉरिटी को लेकर भी तमाम सवाल उठते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। जैसे अब आपने विशाखा गाइडलाइंस देखा होगा, जो वर्किंग प्लेस पे काम वाले जगह पे महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न की घटनाएं या उनको छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर जो गाइडलाइंस बनाई गई थी हर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस के लिए, वहां पे एक कमेटी थी। तो आप देखेंगे वो कमेटी कहीं पे है कहीं पे नहीं है। कमेटी अगर है तो वर्किंग नहीं है, महिलाएं कंप्लेन करती है, कंप्लेन का क्या आगे रिजल्ट आता है किसी को नहीं पता चलता, कंप्लेन को वापस करवा दिया जाता है। तो इस तरह की कमेटियों का क्या रिजल्ट आता, अगर देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, नए रूल्स तो फ्रेम होंगे, लेकिन अब उस पर कमेटी बन भी जाएगी तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। और देखिए एक और भी चीज है, इस सरकार को ये बहुत अच्छी तरह से पता है, इस गवर्नमेंट को, कि अगर एससी एसटी के साथ अगर कोई कहीं पे भी कोई घटना होती है, कोई उसके साथ उत्पीड़न की घटना होती है, तो आप ये मान के चलिए कि उसके लिए ऑलरेडी एक प्रोविजन आईपीसी में भी है, एससी एसटी एक्ट भी है, उठाना भी जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसका सरकार आराम से क्या कहा जाता है इम्प्लीमेंट कर सकती है, थाने में कंप्लेन को इंटरटेन कर सकती है। इसी ढंग से महिलाओं के रेप के लिए इतना बड़ा प्रोविजन है, इतना बड़ा लॉ बनाया गया। निर्भया के बाद जो एक रेप लॉ आया, बहुत ही सख्त रेप लॉ आया, लेकिन आपने पटना में देखा ही कि 3 दिन तक एक रेप की घटना को पुलिस किस ढंग से लॉ होते हुए भी सुसाइड करने पर तुली हुई थी। और इवन की जो रेप लॉ के जो बेसिक जो प्रोविजंस हैं कि इमीडिएट सूचना आने के बाद आपने तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड करना है, बेशक वो बाद में रेप ना हो, सुसाइड साबित हो, आप कोर्ट में पेश कर दें, आप कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश कर दें, लेकिन वो लॉ के अंदर प्रोविजन है कि आपने इमीडिएट एफआईआर रजिस्टर करना है। तो मैं समझता हूं कि ये पूरे का पूरा जो इस वर्तमान सरकार का जो एक गेम है कि जाति के नाम पे समाज को बांट देना है, धर्म के नाम पे तो सरकार बांट ही रही है इस देश को हिंदू और मुसलमानों के बीच। उसी ढंग से ये सरकार की एक बहुत बड़ी चाल है जातीय विभाजन। सरकार के पास ना कोई सोशियोलॉजिकल स्टडी है ना एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है। अब आप देखिए कि अब एक उत्तर प्रदेश में जाट जो है बैकवर्ड में है, हरियाणा में जाट अपर कास्ट है, राजस्थान में जो जाट है वो ओबीसी में है। अब वो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा तो कहाँ कवर होगा। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारी जो पीजेंट्री जो कास्ट हैं, जो किसी जमाने में ओबीसी में थी, 1947 और 2025 में बहुत अंतर है। बहुत सारी जो पीजेंट्री मध्यवर्ती जातियां या पिछड़ी जातियां थी, अब वो लगभग संस्कृताइज होकर अपर कास्ट बन चुकी हैं और उनका व्यवहार दलितों और एसटी के लिए लगभग वैसा ही है जो अपर कास्टों का रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अपर कास्टों में बहुत बड़ा भारी बदलाव आ गया है,
वो शेड्यूल कास्टों के प्रति बड़ी बराबरी का रिश्ता रखना चाहते हैं। अभी भी उनके दिल में कहीं ना कहीं उनके प्रति एक भेदभाव की भावना रहती है, दिखाने के लिए, वोट बैंक के लिए अपने आप को जो बोले कि मैं बहुत दलित प्रेमी हूँ, बहुत एसटी प्रेमी हूँ, मैं बहुत बैकवर्ड प्रेमी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने बड़े तरीके से जो स्टूडेंट वर्ग है उनको विभाजित किया। स्टूडेंट्स के सामने अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जातिगत भेदभाव की समाज में नहीं है जिस ढंग से अपर कास्ट उद्दलित हो रहे थे, बैकवर्ड इसके पीछे और दलित जो है लॉ के पीछे, जो नया जो कानून आया उसके पीछे खड़े थे। रियल इशू यूनिवर्सिटी की गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था है। जिस ढंग से प्रोफेसर इस सरकार ने भर्ती किए हैं, इतने लो लेवल के प्रोफेसर आ गए हैं कि उनको कुछ पढ़ाना नहीं आता। जिस ढंग से अपॉइंटमेंट्स में पैसे चल रहे हैं इस सरकार के द्वारा भर्तियों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इंडिया टुडे में खबर आया था कि 40-40 लाख रुपए लिए गए भर्तियों के दौरान। तो ये इंडिया टुडे की खबर है, मैं नहीं बोल रहा हूं। जिस ढंग से एजुकेशन का स्तर गिरा और जिस ढंग से शिक्षा महंगी हो रही है, आप कोई आम आदमी, चाहे जो लड़के ऊंची जाति के जो लड़के दलित के खिलाफ, ये लॉ के खिलाफ जो विरोध कर रहे हैं, या जो दलित लड़के इस लॉ के समर्थन में है, उन सबको पता है कि आने वाला 10 सालों के बाद वो यूनिवर्सिटी में पहुंचने लायक नहीं रहेंगे। ये गलतफहमी में कोई ना रहे। देश के 10% आबादी जो उच्च क्लास है, जो इकोनॉमिकली हायर होगा, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे अपर कास्ट हो, उसको एजुकेशन मिलेगा। नहीं तो शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि कोई भी कास्ट हो, चाहे अपर कास्ट का गरीब हो, चाहे लोअर कास्ट का गरीब हो, शिक्षण संस्थानों में पहुंचेगा ही नहीं। जब पहुंचेगा ही नहीं तो डिस्क्रिमिनेशन का मसला कहाँ आएगा। रियल इशू ये है कि शिक्षा के गिरता हुआ स्तर, शिक्षण संस्थानों की गिरती हुई स्थिति, एजुकेशन महंगा होना, जो सरकार चाहती है कि बहुत ज्यादा लोग अब ना पढ़े, ज्यादातर लोग इस देश में अनपढ़ ही रहे, मजदूरी करते रहे, कारपोरेट के लिए बर्तन मांजने का काम करें, फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर मिले। आप ये देखिए कि जिस ढंग से लेबर कोड आया है, जिस ढंग से मजदूरों का हक इस सरकार ने छीना है, तो ये जो सारी तमाम चीजें हैं, सारी चीजों को जोड़ के देखिए, सरकार की मंशा कोई दलितों का वेलफेयर का नहीं था, सरकार की मंशा कोई उच्च जातियों की प्रताड़ना का नहीं था। ये सरकार एक विभाजन की राजनीति करती रही है, विभाजन की पॉलिटिक्स कर रही है। उसी का ये दिन था, 10 दिन तक ये सारा कुछ चला। 10 दिन, और कई बार सरकार इशू से डाइवर्ट करने के लिए ये सारा काम करती है। भाई रूल्स बनाने से क्या हो जाएगा, उसका इंप्लीमेंटेशन कितना है। तमाम लॉ बने हैं, उसके इंप्लीमेंटेशन की क्या स्थिति है इस देश के अंदर, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कितना। आप थाने में एक एफआईआर कराने चले जाइए अपने हक के हिसाब से, थाने में क्या एफआईआर हो जाता है बिना थानेदार को पैसा दिए हुए? तो क्या वो कमेटियां, अगर कोई जाएगा इस कमेटी के पास, वो कमेटी काम कर लेगी? देखिए प्रैक्टिकली आप जान रहे हैं कि लॉ को जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो कैसे बैठे हैं, किस तरह से लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं और किस ढंग से लॉ को तोड़ से मरोड़ देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छी कंट्रोवर्सी सरकार ने पैदा करी, इससे कुछ समय तक सरकार को राहत मिली, सरकार की जो कारगुजारियां हैं, जो उसका वो है, उससे राहत मिली है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अपने मंशा में कामयाब हो गई है। नए तरीके से रूल्स बनेंगे, कमेटी आएगी, 2 साल 3 साल और लग जाएंगे, तब तक 2029 का चुनाव आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जस्ट एक लोगों को भरमाने के लिए सारा कुछ किया गया था, और जिसमें दोनों पक्ष के जो यूथ थे आमने सामने आ गए, कोई पक्ष में आया, कोई विपक्ष में आया। इससे ना फायदा किसी अपर कास्ट को हो रहा है, ना इससे कोई फायदा कोई दलित स्टूडेंट्स को हो रहा है। दोनों वहीं को वहीं में, दोनों तबकों के जो गरीब तबका है उनके सामने बेसिक प्रॉब्लम होगी। प्राइमरी एजुकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, उच्च शिक्षा में कहाँ जाएंगे, कौन से बात कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूलें जब बंद हो रही है और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, 5-5 हजार 10-10 हजार रुपया फीस बन रहा है, सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं। बिहार उत्तर प्रदेश में जाके देखिए कि शिक्षा की सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। क्या वहां के लड़के आने वाले 20 सालों में आप सोचते हैं कि किसी देश के बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे? तो जो हालात सरकार ने शिक्षा की कर दी है ओवरऑल, तो उसमें जस्ट एक मजाक है जो ये रूल्स लॉस जो आए हैं। प्रियदर्शी सर, इसके राजनीतिक पहलू पर भी आते हैं, क्योंकि विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, एनडीए के अंदर ही हम देखते हैं कि जेडीयू और एलजेपीआर दोनों के नेता जो हैं वो पूरी तरह से खामोशी साधे हुए थे। इसके अलावा हम देखें कि उपेंद्र कुशवाहा हो गए, मांझी हो गए, वो लोग एक बार फिर भी उनका एक टेक था कि हाँ किस तरह से केंद्र सरकार के इस फैसले के समर्थन में थे। लेकिन ना नीतीश कुमार के कोई नेता, ना चिराग पासवान के कोई नेता। आज हमने एयरपोर्ट पे देखा कि जिस तरह से ललन सिंह से पूछा जा रहा था और वो चुप्पी साध के आगे बढ़ते जा रहे थे। देखिए, एनडीए के सभी घटक दलों को इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, कुछ नेता आश्वस्त जरूर होंगे कि इससे हमें राजनीतिक फायदा होगा, और जैसा संजीव सर बता रहे थे कि कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी
को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक पावर होल्ड कहाँ करती है, सबसे ज्यादा जन समर्थन किन इलाकों में है? हिंदी पट्टी में है भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ पर इस हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट बैंक कौन है? किसके आधार वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है? वो सवर्ण मतदाता है। भले ही उनकी आबादी कुछ भी हो, लेकिन वे निर्णायक हैं। राजस्थान में निर्णायक हैं, मध्य प्रदेश में निर्णायक हैं, उत्तर प्रदेश में निर्णायक हैं, बिहार में निर्णायक हैं, तमाम जो हिंदी पट्टी के प्रदेश हैं वहां पर ये निर्णायक हैं। तो इसको छोड़ करके उन राज्यों पर फोकस करना, तमिलनाडु पर फोकस करना, केरल पर फोकस करना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं सोच रही थी। मैं मानता हूं कि इससे आगे की सोच रही थी भारतीय जनता पार्टी, या आगे की सोच है उसकी। भारतीय जनता पार्टी 85% की राजनीति करना चाहती है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाक्य बार बार आप लोगों को याद दिलाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा का बेटा, मैं चाय वाला का बेटा। इससे वो क्या साबित करना चाहते हैं? वे ये साबित करना चाहते हैं कि मैं नुमाइंदगी किसका करना पसंद करूंगा। चाय वाला का बेटा कहकर के वो क्या साबित करना चाहते हैं? वे कहना चाहते हैं कि मैं गरीबों की नुमाइंदगी करना चाहूंगा, पसंद करूंगा। अगर मुझे स्वतंत्र रूप से अगर किसी की नुमाइंदगी करनी हो तो मैं इनकी नुमाइंदगी करना पसंद करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है वो स्पष्ट है कि हमें किन लोगों की नुमाइंदगी करनी है। उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, ये मौका तलाशने की बात है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार ने थर्मामीटर लगाया था कि उबाल कितना आता है, जरा देखते हैं, उबाल नापने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बैकफुट पर आए, एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता इस मामले में बैकफुट पर आए। बड़ा थर्मामीटर लगाया, लेकिन गर्मी उनके एहसास हो गया कि मामला ज़्यादा गर्म है, इस तरीके से चलेगा नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, लेकिन विश्व ने भी ये नीतियाँ बनाई है। और केंद्र में चूंकि भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम लेने से गुरेज नहीं है। जिन लोगों ने ये नीतियाँ बनवाई हैं वो आज भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये ध्वस्त हो जाए या स्टे लग गया हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये भारतीय समाज के लिए नासूर बनेगा। कल अन्य राजनीतिक पार्टियां इसके लिए आवाज उठाएंगे कि यूजीसी का वो नियम लागू करो जो 2026 में लागू हुआ था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था। कई ऐसे कानून है जहां पर आप देखते होंगे कि बाद में फिर से उसको लागू किया जाता है। उसके लिए मांग उठती रहती है कि पहले वाली स्थिति लागू किया जाए। वैसी स्थिति लाने का भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी, या अभी जो कमेटी बनेगी वो भले ही नए गाइडलाइन में इन प्रावधानों को नहीं करे, और तो संभव ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि मामला अड़ा दिया है तो अब संभव नहीं है कि इस तरीके से यूजीसी का भविष्य रहेगा। लेकिन भविष्य में जब इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी कोई सीजीआई नहीं हो और इस तरीके के राजनीतिक दल भी नहीं हो, तो फिर स्थिति क्या बनेगी? ये भविष्य के लिए भी खतरा छोड़ दिया गया है। यूजीसी के नए नियम ने एक नया रास्ता दिखाया है कि ओबीसी को एससी एसटी के साथ आप रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दिशा दी कि नहीं, ओबीसी अलग है, एससी एसटी अलग है, और समाज भी मानता है कि ओबीसी की सामाजिक स्थिति अलग है, एससी एसटी की सामाजिक स्थिति अलग है। और भेदभाव की बात हो रही थी, संजीव सर ने भी कहा, मैं बड़े विनम्रता के साथ उनको कहना चाहूंगा कि सिर्फ सवर्ण जातियां ही नहीं, एससी एसटी के साथ ओबीसी की जातियां भी तो भेदभाव करती हैं ना। 85% के करीब मामले एससी एसटी एक्ट के तहत जो दर्ज हुए हैं वो ओबीसी के खिलाफ हुए हैं। सिर्फ सवर्ण जातियां भेदभाव करती हैं, ये कहीं से ये एक मूल्यांकन हो रहा है, ये कहा जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि पहले आपकी पीढ़ियों ने किया था, सवर्णों की पीढ़ियों ने किया था, इसलिए इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। किसने किया था, कब किया था, किन परिस्थितियों में हुआ था, कौन जिम्मेवार है, सब कुछ देखने, सुनने और समझने की जरूरत है। एक तरफा कह देना, एक तरफा कर देना, ये तो मैं मानता हूं कि जायज नहीं है। और अगर ठीक है पहले हुआ था तो क्या आज भी होगा? क्या आज भी वही चीजें चलेंगी? नहीं चलेंगी आज की चीजें। तीसरी बात यह है कि ठीक है कल विश्वविद्यालय खत्म हो जाएंगे, आज बच्चे वहां नहीं पढ़ने जा रहे हैं। संजीव सर बुरा नहीं मानेंगे, मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, खत्म हो जाएगी विश्वविद्यालय की व्यवस्था, लेकिन ये नियम तो नहीं खत्म होंगे ना। इसी तरीके से जहां भी जाएंगे नए नियम आपका पीछा करते हुए आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि एक व्यवस्था बन जाएगी, एक मानसिकता बन जाएगी, समाज में मानसिकता इस तरीके की रहेगी। एक एसटी एसटी एक्ट कानून जो आया, उसके बाद उसके आधार पर कितने कानून बन रहे हैं, आए दिन बन रहे हैं, उसकी ताकत बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करने की बार बार कोशिश करता है, नहीं कर पा रहा है। संसद को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर भी जरा विचार, तो नहीं हो पा रहा है। उसी तरीके से नहीं हो पाएगा।
ये अभी जो ये फन उठा रहा है समाज को डसने के लिए, समाज को आपस में लड़ाने और भिड़ाने के लिए, समाज में जो समरसता कायम है उसको खत्म करने के लिए जिसने भी किया है, जो भी इसके जिम्मेवार लोग हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में धूल झोंक करके जो कमेटी में बैठे हुए लोग हैं उन लोगों ने ऐसा करवा दिया हो, ये भी संभव है। लेकिन जिम्मेवारी फाइनली तो आपकी बनती है। इस पर आपको आवाज देनी चाहिए थी कि नहीं भैया लाइए हम इसकी अब समीक्षा करेंगे, नई कमेटी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार क्या कर रहे थे? सड़कों पर लोग आए, उसका आप इंतजार कर रहे थे कि पुतला दहन हो, सड़कों पर प्रदर्शन हो, इसका आप इंतजार कर रहे थे? अगर ये इंतजार कर रहे थे तो ये बहुत बड़ी गलती है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कहा कि ये वही सरकार है जिसने 10% आरक्षण दिया है सवर्णों को। ठीक है, 10% आपने आरक्षण दिया, तो उसकी कीमत वसूलेंगे क्या? और कीमत कुछ इस तरीके से वसूलेंगे क्या? ये कौन सी पॉलिसी है? देखिए भारतीय, और एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी वैचारिक स्तर पर परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो अब तक सवर्णों की छत्रछाया वाली पार्टी मानी जाती थी, अब उसमें कुलबुलाहट है कि हम इस छवि से बाहर निकलें, तमाम जातियों की नुमाइंदगी का दावा पेश करें और जो अन्य जातियां हैं उनके साथ हम तालमेल बिठाएं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप देखिएगा हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के भीतर आयातित नेताओं को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है। इन आयातित नेताओं का वैचारिक साठगांठ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हो रहा है। सत्ता का साथ तो मिल जा रहा है इनको, लेकिन वैचारिक साठगांठ नहीं हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हम ही वैचारिक तौर पर थोड़ा बदल जाते हैं ताकि इन लोगों का एडजस्टमेंट आसान हो जाए। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां मुख्यमंत्री तक आयातित हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, उप मुख्यमंत्री आयातित हैं दूसरे पार्टियों से, उनका वैचारिक तालमेल मूल जो भारतीय जनता पार्टी रही है उसके साथ नहीं बैठ रहा है। तो वहां भी एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। ये सिर्फ पहला मसला तो है नहीं कि इस तरीके से चीजें हो रही है, लैटरल एंट्री हो, कई ऐसे मामले हैं जहां पर सरकार इस तरीके के विवादों में रही लेकिन चुप्पियां थी, क्योंकि जिनके जो समर्थन लोग दिए हुए हैं इतनी आसानी से विरोध नहीं करते हैं। लेकिन ये इंतहा की हद हो गई, जिसने भी करवाया हो, मैं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन शिक्षा मंत्री को तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेवारी लेनी अनवर चाहिए। सर, धर्मेंद्र मैं आपके प्रधान पास जी, आती हूँ क्योंकि कोर्ट ने जी खास तौर पर जी नियमों जी की सेक्शन 3C पर बहस हुई है और याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जाति आधारित जो भेदभाव की परिभाषा है वो समानता के अधिकार के खिलाफ है और कोर्ट ने ये भी कहा कि वो इस मामले को आर्टिकल 14 और 19 के जरिए से देख रही है। तो क्या आपको लगता है कोर्ट को डर था कि संस्थान मनमानी कार्रवाई कर सकती है? निश्चित रूप से कोर्ट ने तो ऐसी बात कुछ ना कुछ समझी ही होगी। हम्म। और प्रैक्टिकली अगर ये देखा जाए तो जो समिति होगी उसके पदेन अध्यक्ष होंगे शिक्षण संस्थान के हेड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पदेन अध्यक्ष होंगे। तो निश्चित रूप से आप अगर परसेंटेज में देखिएगा तो अगर 100 शिक्षण संस्थान निकाला जाए तो 100 शिक्षण संस्थान में अधिकतर शिक्षण संस्थान में तो ऐसा हिसाब किताब है बंटवारे का, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के हेड हो, तो निश्चित रूप से उन लोगों के पास भी ये मामला तो था ही कि विभाजन की प्रक्रिया तो लाने की बात कहीं ना कहीं आ ही चुकी थी। अब ये पॉलिटिकल जहन से आई हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हम आज इस बात पर रोशनी डालते हैं कि समाज को बांटने की प्रक्रिया चलती आ रही है और उस आग में घी डालने का काम इस यूजीसी बिल ने कर दिया था। तो उसको जाहिर है कि परिभाषित, तो सुप्रीम कोर्ट तो अपने ढंग से भी परिभाषित कर सकता है, हर बात को परिभाषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का इख्तियार है, हर तरह से कोर्ट चाहे तो वो डिफाइन करेगा उन तमाम बातों को। तो अपने स्तर से अब क्या डिफिनेशन उसका दे तो ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन समाज में ये एक बड़ी अजीब बात आई जिससे हम तभी सभी लोग आहत हैं। न तो इसमें हम किसी के विरोध में बात कर सकते हैं, निश्चित रूप से ओबीसीज में हम आपको ये बताएं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर इलाके में देख लिया जाए तो ओबीसी के सेक्शन के तमाम लोग जो हैं वो कहीं कहीं ऐसे हैं जो स्वर्ण जाति से आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत ऊपर चले गए हैं। हम नालंदा वासी हैं, निश्चित रूप से यहाँ के ओबीसीज वो यहाँ के स्वर्ण वर्ग से
शैक्षणिक आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत आगे हैं। आप माफ कीजिएगा, जाति का नाम लेना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर ब्राह्मण, राजपूत या भूमिहार या और लाला, इस तरह से कायस्थ ग्रुप के लोगों को ले लें, और दूसरी तरफ अगर कुर्मी, कुशवाहा जाति के लोगों को ले लें, तो आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखें तो एक भी घर ऐसा नहीं मिलता है, एक भी परिवार ऐसा नहीं मिलता है जहां डॉक्टर, इंजीनियर्स और एजुकेशनल डिपार्टमेंट में टीचर्स और प्राइमरी टू हायर एजुकेशन वो लोग पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से वो तो सक्षम है और अब सुयोग्य ढंग से अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। तो और दूसरी तरफ अगर स्वर्ण जाति को देखें तो धीरे धीरे उनकी हालत बहुत गिरती चली जा रही है। वो अपने तौर पर हम समझते हैं कि अब बहुत कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी अगली नस्ल के लोगों ने, उनके दादा और परदादा ने क्या किया था और नहीं किया था, ये तो ऐतिहासिक बातें हैं या केवल कहावत की बातें हो सकती हैं, कहानी हो सकती है। सच्चाई क्या है नहीं है ये तो एक अलग बात है। हमने तो ये देखा कि उस जमाने के बड़े जो जमींदार हुआ करते थे स्वर्ण वर्ग के, उन्होंने पढ़ा लिखा करके बहुत सारे दलित और महादलित वर्गों के लोगों को इस लायक बना दिया है कि आज वो शासक दल में आ गया है और जो उनका परपोता है वो शोषित और शासित दल में आ गया है। तो ये हमारी नजरों के सामने समाज में आ रहा है। हम समझते हैं कि हम माननीय प्रियदर्शी जी, आदरणीय संजीव जी की बातें बड़ी अच्छी हुई और उन लोगों ने तमाम बातों को बहुत ही, हालांकि कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भी बात हो उससे किसी का विरोध और किसी का सपोर्ट एक अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टिकोण से इस बात को देखना इस पूरे भारतवर्ष में सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। अगर समाज को आप बांट देंगे तो देश तो बढ़ जाएगा स्वयं, तो फिर बटोगे तो कटोगे वाले नारे में तो अब बात रही नहीं कुछ। यहाँ तो बांटने की टेंडेंसी अगर हो गई तो बांटने वाला तो मामला शिक्षण संस्थान से शुरू हो जाएगा, और जहां शिक्षण संस्थान से मामला शुरू हो जाएगा तो इंटेलेक्चुअल ग्रुप अगर बढ़ जाता है तो फिर तो हम माननीय संविधान निर्माता आदरणीय डॉक्टर BR अम्बेडकर को जितना कष्ट हुआ होगा पढ़ने में, तो उन्होंने तो पढ़ाई पूरी की। कहां उनके साथ किसी तरह की कोई वेदना और कोई दिक्कत सामने आती रही? दिक्कत आई, उन्होंने दिक्कत का मुकाबला किया और आज हमको ऐसा तोहफा दिया कि जिससे हमारा भी संरक्षण है, दलित का भी संरक्षण है, ओबीसी का भी संरक्षण है। अगर वो ना होते तो किसी का संरक्षण ना होता। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कि each and every minority shall have the right to establish and administer the educational institution according to their own। तो आज तो आप प्रियदर्शी जी ने और संजीव जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मुल्क मजहब के नाम पर तो बढ़ता चला आ रहा है धीरे धीरे, अगर जाति के नाम पर भी बढ़ता चला गया तो फिर क्या होगा? तो फिर हम बाहर के लोगों से क्या शिकायत करेंगे कि ट्रंप ऐसे कर रहा है और वो ऐसे कर रहा है? तो ये तो हम समझते हैं कि आप तमाम बुद्धिजीवियों को सोचने का विषय तो है। और फिर एक बार हम आभार प्रकट करते हैं संजीव सर हम आपके पास आएंगे, क्योंकि सुनवाई के दौरान वकील ने यह भी कहा कि अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र भेदभाव या रैगिंग का शिकार होता है तो नए नियम में उसके लिए साफ इलाज नहीं दिखता। इस पर CGI ने पूछा कि क्या सामान्य वर्ग इसमें कवर नहीं है, जिसके बाद फिर जस्टिस बागची की भी बात आती है कि प्रगतिशील कानून होते हुए भी कहीं ऐसा नहीं हो कि समाज में नई खाई बन जाए। उन्होंने अमेरिका के काले गोरे बच्चों के अलग अलग स्कूलों का उदाहरण भी दिया और CGI ने भी कहा कि ऐसे नियमों का राजनीतिक या सामाजिक तौर पर गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जज ऐसे उदाहरण देते हैं तो उसका कानूनी मतलब क्या होता है, और क्या कोर्ट को भी डर है कि कैंपस में जो है वो बंटवारा बढ़ सकता है, जिस तरह से अनवर सर ने भी अभी बोला है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस तरह से अगर बंटवारा होगा, इस तरह से छात्र आपस में बटेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। देखिए, हम लोग बहुत सिद्धांत की बातें कर रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं, क्या वहाँ कास्ट के नाम पर पिछले 30 सालों में गोलियां नहीं चलती थी? पटना यूनिवर्सिटी में राजपूत और भूमिहारों के बीच गोलियां नहीं चलती थी? मगध यूनिवर्सिटी में राजपूतों और यादवों के बीच क्या गोलियां नहीं चलती थी? देखिए, आपकी सोसाइटी कास्ट लाइन पे विभाजित है।
समरस समाज बिल्कुल नहीं है। समाज समाज 1000 साल से बटा हुआ है। कास्ट के नाम पे अछूता अछूत ये सब डिस्क्रिमिनेशन इस सोसाइटी में है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये जो बकवास लोग मारते हैं कि देश में सब कुछ खत्म हो गया है, कास्ट खत्म हो गया है, रिलीजन खत्म हो गया, कुछ नहीं खत्म हुआ है। आपके सामने मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, कोई देख नहीं रहा है इस देश में कि मुसलमानों को किस तरह से लिंच किया जा रहा है इस देश के अंदर। कास्ट के नाम पे क्या जातीय नरसंहार नहीं हुए? दोनों तरफ से हुए। अकेले नक्सलियों ने नहीं किया, पर कास्टों ने भी नरसंहार किए, सारों ने किए बिहार के अंदर नरसंहार। तो अभी अभी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच एक संघर्ष चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, कास्ट इस देश का एक ऐसा फैक्ट है जिससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये रिलीजन से ऊपर है। हमारे सामने एक वक्ता मुस्लिम समाज के हैं, आप उनसे पूछिए क्या इस्लाम में कास्टिज्म नहीं है? बेशक इस्लाम में सिद्धांत रूप से कहा जाता है कि कास्टिज्म नहीं है, लेकिन वहां भी सैयद, पठान, शेख और जुलाहा, अंसारी के नाम पे कितना बंटवारा है। मस्जिदों में कितना भेदभाव होता है, जहाँ पे सैयदों का कब्जा है मैक्सिमम मस्जिदों पे, जहाँ पे पठान मजबूत हैं। पठान जो हमारे यहाँ से ओरिजिनल पठान काबुल से तो कोई आए नहीं है, सब हमारे यहाँ के हिंदू कन्वर्टेड पठान ही है। जो भूमियार राजपूत कन्वर्ट हुआ है वो सारा पठान हो गया है। मेरा ये मानना है कि सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। अब एक सच्चाई में बात बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटियों में नया एक्ट आ गया। यूनिवर्सिटियों में नया एक्ट अगर ये आ गया, लागू भी हो गया, तो कहते हैं कि शिक्षण संस्थान का मुखिया जो है वो इसका हेड होगा। 45 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कितने वाइस चांसलर SC ST हैं, कितने वाइस चांसलर OBC है, आप बता दीजिए। नियर अबाउट 40 से ऊपर अभी भी वाइस चांसलर जो है अपर कास्ट है इस देश के अंदर। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की बात कर रहा हूँ, स्टेटों की भी बात कोई नहीं कर रहा हूँ, स्टेटों का अलग बताऊंगा। दूसरा, यह कास्ट इतना बात अब हो गया कि अपर कास्ट के लड़के आ नहीं रहे हैं। जैसे हमारे अभी जो एक वक्ता ने बोला कि अपर कास्ट के बच्चों की हालत बहुत खराब है। अरे भाई, अपर कास्टों के बच्चे की हालत इसलिए खराब है कि आप उस मानसिकता से अब निकलिए, दुनिया के साथ इंटीग्रेट होइए। आप एक बात बताइए कि आप पिछले 10 सालों में पढ़ाई लिखाई छोड़ के मिश्रा जी और शुक्ला जी और तिवारी जी का लड़का सड़क पे दंगाई बनता फिरेगा, किसी मुस्लिम के घर में जाके झंडा लगाएगा पढ़ाई लिखाई छोड़ के? पंडित नेहरू ने देश में इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां क्यों सर बनाया था? सर 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 सिर्फ मिश्रा, पंडित और नहीं नहीं, त्यागी एक मिनट बोलने दीजिए ना, सर। आप बोलने नहीं दीजिए नहीं सर, हमें, आप इंटरप्ट ना कीजिए, आप बोल लीजिएगा। मेरा ये कहना है कि जिस ढंग से ये अपर कास्ट के लड़के इस समय पढ़ाई लिखाई अपना सारा छोड़ छाड़ के जो हिंदुत्व का नारा बुलंद कर रहे हैं, और उसके बाद ये हर चीज में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक ज्ञान प्राप्त करके नेहरू को टिका टिका के गाली दे रहे हैं, जिनके पिताजी नेहरू से पेंशन पाते थे, जिनका घर परिवार नेहरू के दिए हुए OPS से चलता रहा, आज भी चल रहा है, वो अपने हालात के लिए खुद जिम्मेवार है। पंडित नेहरू ने IIT बना के दिया, पंडित नेहरू ने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना के दिए। उसमें कौन होता था पहले? 50% 60% कौन होते थे? तिवारी जी होते थे, शुक्ला जी होते थे, मिश्रा जी होते थे, शर्मा जी होते थे, सिंह साहब होते थे। अब आज आप अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपनी साइंटिफिक सोच छोड़ के, प्योर धार्मिक विवाद में, जो इस्लाम में जो कट्टरपन है वही कट्टरपन अपनी साइंटिफिक आप हिंदुओं में लेके आइएगा। जो पाकिस्तान के हालात हुए, जिना साहब ने एक साइंटिफिक सोच देने के बजाय इस्लाम के नाम पे देश बनाया। आज पाकिस्तान का हालात देख ही रहे हैं, जहां मदरसा और मजहब तय कर रहा है कि पाकिस्तान का क्या सोच होगा। यहाँ भी अब वही तय हो रहा है। आप बताइए कौन सा आया दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन धार्मिक विवाद इस देश के अंदर नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को छोड़कर। आप एक बात बताइए, अभी शंकराचार्य को लेकर एक विवाद हो गया, क्या मतलब है धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप करने का? धर्म संसद पहले भी होता रहा है, पहले भी कुंभ स्नान होते रहे। जब पहले दंगाई दो तरफ से अखाड़ों का झगड़ा होता था, सरकार मध्यस्थ बनती थी। अब सरकार पार्टी बन रही है इस देश के अंदर धार्मिक मामलों में, हिंदुओं के धार्मिक मामलों में पार्टी बन रही है इस देश में। कौन शंकराचार्य होगा ये सरकार डिसाइड कर रही है। सवाल ये है कि देश को आप ले किधर जा रहे हैं, देश के युवाओं को आप संदेश क्या दे रहे हैं? आप जाति के नाम पे बांटने की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे इस देश में जो हालात जो पैदा किए गए हैं, उसके लिए जिम्मेवार किसको आप मानेंगे? मेरा यह मानना है कि देश के युवा वर्ग को सोचना पड़ेगा, अच्छा और बुरा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान छोड़ना पड़ेगा उनको। नेहरू को गाली देने वालों को नेहरू की किताबें पढ़नी पड़ेगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो ज्ञान आ जाता है कि नेहरू जी का कपड़ा पेरिस से धुल के आता था, कितने हेलीकॉप्टर और जहाज चलते थे। और सारे अपर कास्ट के लड़कों को मैं देखता हूँ कि फॉरवर्ड करते फिरते कि नेहरू जी का कपड़ा पेरिस से धुल के आता था। कितना जहाज दिल्ली से उस समय पेरिस जाता था कि डेली उनका कपड़ा धुल के आता था। ये तो हालात हो गए हैं इस देश में ऊंची जातियों के बच्चों को।
पढ़ाई लिखाई छोड़ के बेसिक चीज पढ़ के नेहरू को पढ़े बिना नेहरू को गाली दिए जा रहे हैं, गांधी को पढ़े बिना गांधी को गाली देने की परंपरा शुरू हो चुकी है। फिर जिम्मेवार किसको ठहराएंगे? तो मेरा यह मानना है कि देश के जो हालात बना दिए गए हैं, इस हालात में इस तरह के विवाद आते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं कि अपर कास्टों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, सच्चाई है, लेकिन देश में जो संपत्ति का केंद्रीकरण है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, आप बताइए संपत्ति किसके पास है इस देश के अंदर? देश में 5% लोगों के पास जो 90% जो संपत्ति है वो किसके पास है? किन जातियों के पास है? कौन है वो लोग? आप बताइए। सवाल ये नहीं है सिंपल एक सिर्फ जाति पे बात करने से कोई मसला का हल नहीं होगा। नहीं सर, एक सवाल को आपको देखना होगा पूरी विनम्रता के आप साथ। एक बात बताइए, इस सरकार के कार्यकाल में जिस चीज से संपत्ति का केंद्रीकरण बढ़ा है, अडानी साहब, एक सवाल का जवाब चाहता हूँ संजीव सर, मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूँ, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जाए। क्या मुसलमानों के खिलाफ जो दंगे हो रहे हैं या मुसलमानों से जो दंगे हो रहे हैं, उसमें कन्फ्लिक्ट सिर्फ सवर्णों के बीच है? हिंदू के जो सवर्ण तबके हैं उनके बीच और मुसलमानों के बीच है? कि ज्यादातर लीडरशिप कौन है बहराइच में? नहीं है सवर्ण लीडरशिप। अगर भारतीय जनता पार्टी में टॉप लीडरशिप क्या सवर्णों का है? झंडा फहराने नहीं वाला है। लड़का किस जाति का था बताइए? और एक बात बताइए, ये जितने भी धार्मिक के विवाद हो दुख रहे के हैं, उदाहरणों को देखिए। ये चीज पिछले कुछ जमाने में इसी तरीके से कुछ लोगों ने नक्सलियों के हाथ में सवर्णों के खिलाफ राइफल इसी के तरीके से थमा दिया था कि सवर्ण तुम्हारे शोषक हैं, और थमाने वाले लोग भी सवर्ण ही थे। थमाने वाले लोग, हाथों में जिन लोगों ने राइफल दिया दलितों को, पिछड़ों को, कि सवर्णों को भून डालो, वो लोग भी सवर्ण ही थे। मैं इस और वो लोग, मैं इसीलिए इस बात का इस पर मैं नहीं विरोध करना चाहता था, लेकिन चूंकि ये सार्वजनिक मंच पर ये चीजें जाएंगी तो मुझे इस पर आपत्ति दर्ज कराना बेहद जरूरी लगा कि सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को दंगाई मान लेना ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं भी सवर्ण नहीं हूं, मैं भी इस सच्चाई को जानता हूं। मैंने भी अपने गांव में देखा है दलितों का मैं उत्पीड़न। वही तो मैं कह मेरी रहा बात हूं सुनिए, कि मैंने नक्सलियों भी को अपने गांव में हाथों में दलितों का हथियार भी देखा है। सवर्णों ने दिया और जिस सवर्णों के जाति- खिलाफ ही चलवाया। जिस आपने जाति के नक्सलियों का खिलाफ- जिक्र किया था। सर हम इसी जिस मुद्दे पे जाति रहते के हैं। खिलाफ- संजीव जिस जाति संजीव के सर, खिलाफ नक्सल आंदोलन, जिस जाति के खिलाफ नक्सल आंदोलन बिहार में चला, उस जाति से मैं भी संबंध रखता हूं, लेकिन इस सच्चाई से मैं कतई इंकार नहीं कर सकता कि दलितों का उत्पीड़न हुआ। इस सच्चाई से मैं कतई इंकार नहीं कर सकता कि अति पिछड़ों का उत्पीड़न हुआ, और कहीं ना कहीं आज भी होता है, इससे मैं इंकार नहीं कर सकता। मैं भी उसी जाति से हूं, संजीव मैं सर, दलित या बैकवर्ड नहीं हूं अभी। संजीव नहीं, सर, ऐसा है, मैं एक ऐसा बार- है, मैं ऐसा मुसलमान हूं, है। लेकिन जो सच्चाई है, देखिए, सिर्फ स्वर्णवादी सच्चाई चश्मे- ये आधी अधूरी सच्चाई है सर। आप समरसता की बात करते हैं तो समरस चश्मे से देखिए, क्या इस समरस देश में में मुसलमानों के नहीं साथ नहीं जी, आज की स्वामी डेट में- सहजानंद से बड़ा, स्वामी सहजानंद से एक बड़ा बात बिहार में बताइए, कौन आज एक समरसता बात का बताइए, प्रणेता इस हुआ? इस देश के अंदर जो सर सड़क सर चलते मैं पूछता मुसलमानों हूँ, की स्वामी लिंचिंग हो रही है, क्या सहजानंद सच्चाई सरस्वती नहीं है? से बड़ा इस देश में समरसता का प्रणेता कौन है? सामाजिक न्याय का स्वामी सहजानंद सरस्वती से बड़ा प्रणेता कौन है? कोई है? धर्म के आडंबर के खिलाफ प्रियदर्शी सर, संजीव सर, हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि यूजीसी का मुद्दा है, तो इक्विटी और इक्वालिटी की बात हो रही थी, तो दोनों में यूजीसी किस अवधारणा पर ज्यादा जोर दे रहा था जिसके बाद ये स्टे लगा? संजीव सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैं सिंपल बताता हूं कि यूजीसी की कोई अवधारणा नहीं थी। यूजीसी क्या दलितों और बैकवर्डों के साथ कोई बहुत जस्टिस नहीं चाहती। अगर बैकवर्डों और दलितों के साथ अगर बहुत जस्टिस होना है तो जितने भी खाली वैकेंट पोस्ट है वहां पे नॉन फाउंड सुटेबल ना लिखे, बैकवर्डों और दलितों को वहां पे अपॉइंट करे। जितने भी यूनिवर्सिटियों में आप पोस्ट उठा के देख लीजिए, बैकवर्ड और दलित की सारी पोस्टें खाली हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि वाइस चांसलर की जब अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उच्च संस्थानों में जब आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उनको भी हक दें, उनमें भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं। और ये जो आप लॉ बना रहे हैं, इसमें जो भी खामियां हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो भी डायरेक्शंस हैं, उस डायरेक्शन के हिसाब से आप उसको बनाएं, उसको साइंटिफिक बनाएं। अगर उसमें कुछ कमी है तो कम करें। और डायरेक्टली ये कह देना कि दलितों और बैकवर्डों के साथ कोई जुल्म नहीं होता, मैं इसको गलत मानता हूं। उनके साथ होता है, लेकिन अगड़ों के साथ भी जो जुल्म होता है, अगड़ों को भी जो प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी के अंदर, अगड़ों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो जेंडर के बेस पे जो भेदभाव है। अब एक बात बताइए, अगले और पिछड़े की बात हो रही है, पटना में जो लड़की जो है जिसके साथ ये रेप हुआ है, उसमें अगले हैं, ऑफिसर भी अगले हैं। ऑफिसर जो जिम्मेवार है इसको उस लड़की के साथ ज्यादती करने के लिए, सारे अगले अधिकारी हैं। और रेप लॉ को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे प्रियदर्शी रंजन जी ये बताएं
क्यों नहीं हो? जो बिल्कुल एसएसपी है बिल्कुल वो बिल्कुल सीधा देखिए है, सर, इस डीजीपी मामले में भी मैं सीधा बता रहा है, हूं क्यों नहीं कि कार्रवाई अगर की आपने अगर जाति के अगर लोगों के आवाज खिलाफ? जो नहीं बुलंद कार्रवाई की हुई जाती वहां, समाज के जिम्मेवार लोगों के द्वारा तो यह मामला दबा दिया गया था, दफन कर दिया गया था। मैंने अपने फेसबुक पर भी लिखा है, मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस मामले को खूब लिखा है। तमाम वो लोग जो लोग लिख रहे थे उनकी वजह से यह मामला उजागर हुआ है। समाज के कुछ लोग अगर सड़े हुए लोग होंगे तो उनका उदाहरण नहीं बनेगा, वो अपवाद में आएंगे। जो लोग इस मामले को उठा रहे थे उनकी गिनती करिए ना, लोग थे तभी ये मामला उठा, नहीं तो ये प्रियदर्शी दबा सर, दिया ये गया था। बताइए अब कि क्या सरकार वही नियम, जो यूजीसी के नियम पे हम बात कर रहे हैं, तो वही नियम फिर से थोड़े बदलाव के साथ ला सकती है? क्या कोर्ट भविष्य में नियम के कुछ हिस्सों को मंजूरी दे सकती है? अगर भाषा साफ कर दी जाए तो क्या ये मामला वहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, सिर्फ भाषा साफ करने से नहीं होगा, ये हम्म। अंतर भी खत्म करना पड़ेगा। जो अंतर स्पष्ट किया गया है उसमें कि सिर्फ सवर्ण हम्म। ही इसमें दोषी होंगे, उनके खिलाफ ही मामला चलेगा। इस चीज को भी खत्म करना पड़ेगा, तभी ये बात आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी, नहीं तो ये मामला आगे नहीं जाने वाला है। यूजीसी का नए नियमावली का ये भविष्य तो बिल्कुल नहीं होने वाला है जो था। 3C नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सड़कों पर उतरे हुए लोग नहीं कह रहे हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये नियमावली बना, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था ना कि नियम बना करके लाइए मेरे पास, यूजीसी को कहा था, तब ना यूजीसी बना करके नियम ले गई, और वही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं ये बहुत गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर वो निर्णय तो मतलब वो नियम को तो एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है जो इन लोगों ने बना करके दिया। बखिया उधेड़ दिए भाई, बखिया उधेड़ दी। ये बेइज्जती होती है क्या? यूजीसी और सरकार की जो बेइज्जती की है सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से, बहुत 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 ही वर्स्ट ये मामला था। समाज को लड़ाने वाला, फूट डालो राज करो की नीति को आगे बढ़ाने वाला इंडियन संस्करण, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम कस दिया है। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का कोई कानून बनाने की कोई कोशिश भी नहीं करे। समाज में आप किस तरीके से ये नक्सलवाद को बढ़ाने देना, ये नक्सलवादी मानसिकता है। नक्सलवाद भी इसी तरीके से कहा जाता था ना, एक कुछ को रखो और बाकी को एक साथ रखो, लड़ाओ। ये उसका लीगल फॉर्म था, लीगलाइज वे था। नक्सलियों की विचारधारा कभी लीगलाइज नहीं हुई, ये लीगलाइज तरीका था, लीगलाइज हो गया था। नक्सली जैसा सोचते थे वैसा हो गया था यूनिवर्सिटियों में, उसी मानसिकता के साथ ये बनाया गया था। तभी इसके खात्मे की जरूरत पड़ी और तभी लोग सड़कों पर आए, तभी इतना बड़ा विरोध हुआ। वरना कोई इतना बड़ा विरोध क्यों करेगा? कोई व्यक्तिगत लड़ाई है किसी के साथ क्या? नहीं, ये सामाजिक लड़ाई है और ये लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं उस बिहार से आता हूं जहां पर इसी तरीके की मानसिकता से बहुत दिनों तक संघर्ष हुआ, खत्म हुआ ना। आज सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा केंद्र बिहार बना हुआ है। इसीलिए बना हुआ है कि इस तरीके की मानसिकता बिहार में नहीं है, खत्म हो गया, पहले भी नहीं था। बिहार वो चलिए, धरती है वो जहां एक सबसे अलग ज्यादा अलग सामाजिक विषय समरसता है। है। फिलहाल आप तीनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया सर, संजीव सर, प्रियदर्शी सर, अनवर सर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो दोबारा ठीक से लिखा जाए ये स्पष्ट कहा गया है, और यूजीसी का 2012 का जो नियम है वही अभी लागू रहेगा। आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।